गुड मॉर्निंग क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और नया टॉपिक है हमारा समास। क्या है? समास। तो देखो समास क्या है। समास की परिभाषा आचार्य पाणिनि ने बताया कि सम सनम समास है। सम सनम समास है कि यानी सम सनम का मतलब होता है कि पदों का एक छोटा रूप बनाना, पदों को एक मिलाना, अर्थात संक्षिप्त करना। कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाना ही वो क्या कहलाता है? समसनम, अर्थात संक्षिप्तीकरण करना। तो कहा गया है समसनम समास है कि संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है, अर्थात संक्षिप्तीकरण करना, पदों को मिलाकर के छोटा पद बनाना, यानी दो से अधिक जो पद है, बड़े पद है, उनको मिलाकर के एक पद बनाना, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरण से तात्पर्य है कि पदों को मिलाकर के पद बनाना, एक छोटा रूप बनाना। तो देखो कहा गया है यदानि जब पदानाम मिलित्वा, जब पदानाम में पदों को मिलित्वा मिलाकर के एक पदी भवनम, एक पद हो से वह समास इति कथ्यते, वह समास कहा जाता है। कि जब पदों को मिलाकर के पद हो, अर्थात जब पदों को मिलाकर के उनका एक समस्त पद हो, उनका एक समस्त पद बनाया जाए, वही क्या कहलाता है? समास इति कथ्यते, उसे हम समास कहते हैं। यानी पदों को मिलाकर के पद बनाना वही समास कहलाता है। तो कहा गया कि यदा पदानाम मिलित्वा, जब पदों को मिलाकर के एक पदी भवनम, एक पद हो से समास इति कथ्यते, वह समास कहा जाता है। तो देखो हिंदी परिभाषा के माध्यम से हम बात करते हैं आगे कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के एक समस्त पद बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। कि यह आपकी हिंदी परिभाषा हो गई। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, समास से मान लो चाहे ये 3 पद है और आपको 3 पदों में समास करना है। समास हमेशा 2 ही पदों में होता है। एक बात मान लो इन दोनों में समास कर लिया, फिर इन दोनों का एक पद बना लिया आपने, फिर इन दोनों में समास हो जाए, समस्त पद बनेगा। चाहे आप इन दोनों में समास बना लो और फिर इनका एक पद बना लिया, फिर इन दोनों में समास। कहने का तात्पर्य समास एक साथ सारे पदों में एक साथ होता है तो भला ही यह 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, कितने ही पद हो, लेकिन हमेशा 2 पदों में ही होता है ना। वैसे तो आपको ध्यान रखना चाहिए 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, उनको एक ही पद होता है उनका, वैसे है ना। तो ये कहा गया हिंदी परिभाषा में कि जब 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर के समस्त पद बनाया जाए उसे समास कहते हैं। अब ये तो पता चल गया कि समास क्या है, लेकिन ये बताओ समास होते कितने हैं। तो कहा गया है समास कतिधा, कि समास कितने होते हैं, कितने भेद है समास के। तो समास है पंचधा, समास के 5 भेद होते हैं। अब ये 5 भेदों को लेकर के आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमने 6 भेद पढ़े, ये हमने तो अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये 6 भेद पढ़े। केवल समास कहाँ से आ गया? केवल थोड़ा नीचे। तो देखो समास के वैसे 5 होते हैं, 5 भेद है। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 5 भेद होते हैं, है ना। तो ये 5 भेद होते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई कर्मधारय और द्विगु है, ये भेद हो, इनको भेद क्यों नहीं मानते? तो देखो ऐसा है कि समास के 5 भेद है। केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो है ना, तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय समास, तत्पुरुष का भेद माना जा गया है कर्मधारय समास को, है ना। तो तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु समास। कर्मधारय का ही द्विगु समास होता है ना। तो ये 5 तो ये हो गया आपके 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब 7 ये तो गिनती हम बैठने की, हमने तो 6 पढ़े, ये तो हो रहे 7। तो देखो ऐसा है, जो ये केवल समास है ना, इसके गिने चुने 3 या 4 उदाहरण है। गिने चुने 3 या 4 उदाहरण है। और ये हमारे कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की जो कक्षाओं में ये इसको पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जाता। 1 से लेकर के जो 10 तक की कक्षा है या आपके उच्च कक्षा होती है, उनमें ही ये केवल समास होते हैं। अब जब ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो भाई हम पढ़ेंगे क्यों इसको? तो इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं है। जब इसको हम पढ़ते नहीं तो हम पढ़ते हैं ऐसे स्टार्ट करते हैं अव्ययभाव समास से। भाई हम पढ़ते हैं अव्ययभाव के बाद में हम तत्पुरुष पढ़ते हैं, फिर तत्पुरुष के बाद में हम कर्मधारय पढ़ते हैं, इसका ही भेद, फिर कर्मधारय के बाद में द्विगु पढ़ते हैं चौथा,
तो द्वंद्व पांच में हो जाता है और ये छठा। इस कारण हम अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि ये 6 भेद ही पढ़ पाते हैं। 6 ही भेद पढ़ पाते हैं। वैसे भी हम बात कर रहे थे हमारे है ना, हमारे सिलेबस में भी 6 ही है, केवल समास हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम 6 ही भेद पढ़ पाते हैं। इसके कारण हमको लगता है कि ये 6 ही भेद है, जबकि ऐसा नहीं है। समास के 5 भेद होते हैं, है ना। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है, कर्मधारय के भेद होते हैं। जब हम 6 भेद पढ़ पाते हैं तो हमको लगता है कि समास 6 प्रकार के, ये 6 ही होते हैं, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, समास होते हैं 5 है। अब हम ये तो हुआ, पता चल गया कि समास कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब आगे बात करते हैं, हम हमारे पाठ्यक्रम में से स्टार्ट करते हैं अव्ययभाव समास से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है। अव्ययभाव समास में क्या होता है, इस समास में प्रथम पद है, हमेशा देखो ध्यान रखना, दो पद होते हैं, एक तो प्रथम पद होता है, उत्तर पद होता है। समासों में 2 पद होते हैं हमेशा। इस समास में जो प्रथम पद है, पहला पद हो गया अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। और तथा प्रथम पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। प्रथम पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। अब पहला पद ही प्रथम पद ही अव्यय होता है, पहला पद ही प्रधान होता है ना। तथा बाद वाला पद संज्ञा होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद ही प्रधान होता है, और जो बाद वाला पद संज्ञा होता है। अब देखो इस समास का नाम अव्ययभाव क्यों पड़ा, क्योंकि पहला पद अव्यय है और पहला पद ही प्रधान है। इसके कारण भाई पहला पद अव्यय है, प्रथम पद अव्यय, इसके कारण इसका नाम अव्ययभाव पड़ गया। और ये समास अव्ययभाव समास नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। तो हमने देखा इस समास में जो प्रथम पद है वो अव्यय होता है और प्रथम पद ही प्रधान होता है ना। और बाद वाला पद संज्ञा होता है। संज्ञा अर्थात किसका नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का नाम होता है। और अव्ययभाव समास जब एकदम समस्त पद बनाएंगे ना, तो वो समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। तो अव्ययभाव समास नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। यह हमारे अव्ययभाव समास की परिभाषा। इसके उदाहरणों की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।